हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एसए फार्मेसी टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग स्टमक के नाम से जानते हैं। ये स्टमक क्या करता है कि जब कभी हम लोग खाना खाते हैं तो आपका एसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में आता है। अब स्टमक में प्रेजेंट होता है आपका एसिड, एज वी नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड क्या करता है, जो भी आपका खाना या जो भी अदर सब्सटेंस होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम को भी बनाता है जिससे कि खाना डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। साथ ही साथ आपका HCl जो होता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हम लोग इंजेस्ट कर लेते हैं खाने के साथ में या एनवायरनमेंट से आ जाता है, उसको भी किल करने का काम करता है। इसका मतलब है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में प्रेजेंट होकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आपके पैराइटल सेल से सिक्रीट होता रहता है जब कभी भी हम लोग को ज़रूरत होती है। मतलब एसिड का लेवल बढ़ेगा और चीज़ें मेंटेन रहेंगी। दूसरी बात ये है कि आपकी जो स्टमक की वॉल होती है, इस वॉल को भी बचाने की ज़रूरत है आपको इस एसिड से। तो ये कब बचता है? जब आपका यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकस लेयर। क्या कहते हैं? म्यूकस लेयर। ये लेयर क्या करती है? आपके स्टमक की वॉल को एसिड से बचाती है, क्योंकि ये क्या है? आपका एसिड है और एसिड जब कभी भी नॉर्मल जगह पर आप लोग छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो एरिया जल जाता है। अगर हम अपने स्किन की बात करें तो बाहर की स्किन अगर हम लोग देखें तो वैसे भी सॉफ्ट है, बट अगर हम अपने इंटरनल ऑर्गन की स्किन्स को देखेंगे, आउटर पार्ट देखेंगे, तब क्या होगा? वो और ज़्यादा सॉफ्ट है, तब तो उसको और जलना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है? एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है जो स्टमक की वॉल को कंटिन्यूअसली एसिड से बचाती रहती है। बट कभी-कभी क्या होता है, एसिड का जो प्रोडक्शन है या सिक्रीशन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, मतलब उसका लेवल बढ़ जाता है। इससे हमें क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होने की वजह से हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है और हमारा जो भी डेली का रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है एसिड के बढ़ने की वजह से। फिर इसको कम करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स को एडमिनिस्टर करते हैं और कभी-कभी ये है कि मेडिसिन्स में ठीक भी हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था इसलिए। बट कभी-कभी क्या होता है कि एसिड कंटीन्यूअसली रिलीज़ होता रहता है और वो क्या करता है, जो यहाँ पर म्यूकस की लेयर पाई जाती है उसको काट देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, इरोज़न हो जाता है इसमें। अब आपका अगर ये लेयर कट जाएगा तब क्या होगा? एसिड आपकी वॉल से टच होगा, स्टमक की वॉल से टच होगा, जिससे क्या होगा? स्टमक की वॉल में धीरे-धीरे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी स्वेलिंग्स होंगी, फिर धीरे-धीरे वो उस एरिया में सोर्स होंगे, छाले डेवलप हो जाएँगे और आगे चल के अगर उसको ठीक नहीं किया हमने, तब वो आपका पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम और बहुत ही कॉमन है, GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़। कभी-कभी क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर प्रेज़ेंट आपके एसोफेगस के सबसे निचले हिस्से में और स्टमक के जस्ट ऊपर, यहाँ पर एक आपका स्फिंक्टर होता है, जो कि गेट टाइप स्ट्रक्चर होता है। जब हम खाना खाते हैं तब ये गेट ओपन हो जाता है और आपका फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है और ऑटोमेटिकली वो क्लोज़ हो जाता है। बट कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से ये गेट ओपन ही रहता है और खाना खाने के बाद हम लेट गए या कोई ऐसी एक्टिविटी कर लिया जिससे कि आपका एसिड आपके स्फिंक्टर के थ्रू आपके एसोफेगस तक पहुँच जाएगा। तब क्या होगा? वो आपका एसिड है एसोफेगस में जाएगा, प्रॉब्लम कॉज़ करेगा, जिसकी वजह से आपको GERD नाम की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़। ठीक है? तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, गैस्ट्रिटाइटिस। गैस्ट्रिटाइटिस का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर 2 वर्ड हैं, आइटिस प्लस गैस्ट्रिक। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, कहीं पर भी आइटिस वर्ड लिखा आपको मिले तो इसका मतलब समझिए इन्फ्लेमेशन, एंड गैस्ट्रिक मतलब आपका स्टमक, इसका मतलब स्टमक में इन्फ्लेमेशन होना। ओवरऑल ये प्रॉब्लम आपको सारी कब हो रही हैं? जब आपका एसिड एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है। देखिए एसिड आपके लिए ज़रूरी है, बट उतना जितना सफिशिएंट हो, जितना ज़रूरत हो, बट अगर उससे ज़्यादा बनेगा तब वो आपके लिए हार्मफुल होगा और क्या करेगा? एसिडिटी कॉज़ करेगा, पेप्टिक अल्सर कॉज़ करेगा, हार्ट बर्न होगा, GERD जैसी प्रॉब्लम हो जाएँगी, चेस्ट में पेन होगा, ठीक है? ड्यू टू एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, इसी वजह से सारी चीज़ें होंगी। हम लोग क्या करेंगे? अब एसिड का लेवल कम करने का ट्राई करेंगे, है ना? उसके लिए डिफरेंट टाइप की मार्केट में मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, एंटासिड्स आते हैं, H2 ब्लॉकर्स आते हैं और उसी कैटेगरी में से एक कैटेगरी आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, जिसे हम लोग PPI नाम से भी जानते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसा कि इसका नाम है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं एक प्रोटॉन पंप आपके बॉडी में है, उस प्रोटॉन पंप को आपकी ये वाली मेडिसिन इनहिबिट कर रही है। इनहिबिट का मतलब होता है उसको घटा रही हैं, उसके लेवल को कम कर रही हैं या डिक्रीज़ कर रही हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, PPI। आप लोगों ने बहुत ही कॉमन मेडिसिन्स के नाम भी सुने होंगे, जैसे कि आपका ओमेप्राज़ोल, रेबिप्राज़ोल। आइए देखते हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आपके काम कैसे करते हैं। तो शॉर्टली इसे हम लोग क्या कहते हैं? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे स्टमक में पाया जाता है पैराइटल सेल। अब इस पैराइटल सेल्स में आपके
बहुत सारे रिसेप्टार्स होते हैं। इसमें आपका एक रिसेप्टार होता है एसिटाइल कोलिन, दूसरा आपका होता है गेस्ट्रिन, तीसरा आपका होता है H2 रिसेप्टार। ठीक है, अब आपके इसी में 2 चीज़ें मिलती हैं, आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। जब कभी ये कंबाइन होंगे तब क्या फॉर्म करेंगे? H2CO3। और जब कभी H2CO3 बनेगा तब ये 2 पार्ट में टूट सकता है। पहला आपका H+, दूसरा आपका HCO3 नेगेटिव। ये 2 पार्ट में ब्रेक हो सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। इसका मतलब प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी पैराइटल सेल में एक आपका पाया जाता है प्रोटॉन पंप, जिसे हम लोग H+, K+, ATPase पंप नाम से भी जानते हैं। ATPase पंप नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चैनल होता है क्लोराइड का, वो भी प्रेजेंट होता है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, वर्क कैसे करती हैं। देखिए, जैसा कि नाम है इसका एसिटाइल कोलिन, मतलब इसका रिसेप्टर यहाँ पर है। तो जब कभी भी आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर बाइंड होगा। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, कैल्शियम के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। तो ये इसके रिलीज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। साथ ही साथ दूसरा गेस्ट्रिन है, जब कभी गेस्ट्रिन रिलीज होगा तो ये गेस्ट्रिन रिसेप्टर में बाइंड करेगा। ये भी क्या करेगा, कैल्शियम को स्टिमुलेट करता है रिलीज होने के लिए। तीसरा होता है आपका H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर आपका स्टमक में पाया जाता है और ये तब स्टिमुलेट होता है जब आपके शरीर में हिस्टामाइन नाम का सब्सटेंस जाकर H2 रिसेप्टर पर बाइंड करता है। बाइंड होने से क्या होता है, यहाँ पर आपका साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये फिर आगे चल के आपके कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये करता क्या है कैल्शियम? कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू HCl के सिक्रेशन को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन को रिलीज़ करता है। अब ये आपका ल्यूमेन का एरिया होता है, ब्लड का एरिया होता है। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्लोराइड आयन्स पाए जाते हैं। क्लोराइड आयन्स क्या करते हैं, मूव होते हुए आपके बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर SCO3 फॉर्म हो रहा था और H+ फॉर्म हो रहा था। तो SCO3 तो वापस आ जाएंगे आपके यहाँ पर SCO3 आपके ल्यूमेन एरिया में, बट जो H+ होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू बाहर निकलेगा। मतलब इस पंप से आपका H+ बाहर आएगा। अब साथ ही पोटेशियम के आयंस आपके बहुत सारा आउटसाइड होते हैं जो कि इनसाइड मूव करेंगे। इसका मतलब पोटेशियम अंदर आएगा और हाइड्रोजन बाहर जाएगा। फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन और क्लोराइड आपस में मिलकर क्या करेंगे, HCl फॉर्म करेंगे। इसका मतलब एसिड का सिक्रेशन करेंगे। अब इन सारी प्रोसेस में जो एसिड का फाइनल स्टेप है सिक्रेट होने का, वो क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। और इसी पंप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल स्टेप है एसिड को रिलीज होने की। पैराइटल सेल है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मिला, क्या बनाया, H2CO3 बनाया। H2CO3 अगेन ब्रेक हुआ H+ और SCO3- में। H+ कहाँ गया, ATPase पंप के थ्रू बाहर निकल गया, पोटेशियम अंदर आ गया। ठीक है, अब H+ को बढ़ाने में कौन कौन हेल्प करता है इसके सिक्रेशन को? पहला आपका एसिटाइल कोलिन हेल्प करता है, दूसरा आपका गेस्ट्रिन हेल्प करता है, तीसरा आपका हिस्टामाइन हेल्प करता है। डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, बट वो एसिड को रिलीज कराने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें तो आपका फाइनल स्टेप से एसिड बाहर आता है, मतलब H+ बाहर आता है और क्लोराइड आयंस के साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन करता है। अब HCl क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। जब कभी भी HCl बढ़ेगा, एसिडिटी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो आपका एक ड्रग आपने पढ़ा था H2 ब्लॉकर इससे पहले लेक्चर में। तो H2 ब्लॉकर जब कभी हम लोग देते थे, जैसे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, तो वो आपके हिस्टामाइन रिसेप्टर में बाइंड करके इसको ब्लॉक कर देते थे, जिससे कि आपका हिस्टामाइन बाइंड नहीं हो पाता था और आपका साइक्लिक AMP बढ़ता था नहीं था, जिससे कि वो H+ के सिक्रेशन को बढ़ा नहीं पाते थे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर एक कंडीशन ये भी थी कि वो एसिड को रिलीज होने से कम करता था। बट यहाँ पर क्या है, ये आपके फाइनल स्टेप को ही ब्लॉक कर रहा है। जैसे कि हमने बहुत सारी ड्रग होती है इस कैटेगरी में। पहली ड्रग आपकी है ओमेप्राजोल, दूसरी है आपकी रेबिप्राजोल। ये सारी क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। जब कभी इन मेडिसिन को हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो जाके ये प्रोटॉन पंप पे इरिवर्सिबली बाइंड करेंगे, इरिवर्सिबली ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देंगे। जब आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाएगा तब आपका HCl बाहर की ओर नहीं जाएगा। अब बाहर की ओर नहीं जाएगा तब वो क्लोराइड के साथ मिलेगा नहीं तब HCl का सिक्रेशन नहीं होगा और यहाँ पर HCl का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस तरह से आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा, जो भी अनकंफर्टेबल फीलिंग थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो सिंपल स्टेप ये है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, वो इरिवर्सिबली आपके प्रोटॉन पंप मतलब H+ K+ ATPase पंप पर बाइंड करते हैं और उनके सिक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम एक वर्ड में बात करें तो आपके ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। ये एक्ट करेंगे, कहाँ पर एक्ट करेंगे, आपके प्रोटॉन
पंप पर काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे? प्रोटॉन पंप पर काम करेंगे। कैसे करेंगे? बाई बाइंडिंग ऑन H प्लस K प्लस ATPase पंप। कैसे करेंगे? बाई बाइंडिंग इरिवर्सिबली बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद में उसके सिक्रीशन को डिक्रीज कर देंगे। इसका सिक्रीशन को? आपके HCl के सिक्रीशन को। जब HCl का सिक्रीशन ही कम होगा तब आपका एसिड नहीं बढ़ेगा, एसिडिटी नहीं होगी, एसिडिटी आपकी नहीं होगी, एसिडिटी घट जाएगी। अब कौन कौन सी ड्रग है जो ऐसा एक्शन दिखाती हैं? तो सबसे पहला आपका आता है ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल। और कौन सी आती हैं? पेंटोप्राजोल। बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। एज कंपेयर करें अगर हम लोग सिमिटिडीन, रेनिटिडीन से, तो उनसे बहुत ही अच्छी हैं और बेटर भी हैं। इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं सिमिटिडीन, रेनिटिडीन के। ये भी एसिड के लेवल को घटाती हैं, बट ये H2 रिसेप्टर पे काम करती हैं, बट ये आपके फाइनल स्टेप पर काम करती हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, ठीक है। और H2 रिसेप्टर के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बट इनका एक साइड इफेक्ट ये भी देखा गया है ओमेप्राजोल का, कि ये आपके जो ब्लड का कंसंट्रेशन है उसको कम कर देते हैं, जिससे कि एनीमिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोग मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करें तो कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा ना करें, एक लेवल में करें, जब ज़रूरत हो तभी उनका यूज़ करें। यही है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये बताना है कि जितनी भी आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो प्रोटॉन पंप पर जाकर बाइंड करते हैं और उनके एक्शन को रोक देते हैं, उनके रिलीज होने के, उनके सिक्रीशन को रोक देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।